नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आदाब, सत श्री अकाल। मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम मध्याह्न मंत्रा में। और आज अंतिम पार्ट है बाजार दर्शन का। देख लेते हैं बाजार दर्शन। कौन सा दर्शन? बाजार दर्शन। अब तो जाना नहीं है, लॉकडाउन है। मोरी बोले ए बंगुड़ी। हाँ, तो मित्रों कल बात ये चल रही थी कि पैसे की व्यंग्य शक्ति, और आपको बता दिया कि पैसे की व्यंग्य शक्ति का जो व्यंग्य होता है उससे बचने का उपाय अपनों ने नहीं किया था। हाँ, व्यंग्य शक्ति को अपनों ने पढ़ लिया था। केवल एक भगत जी ऐसे अर्थहीन व्यक्ति है जिनके सामने पैसे की व्यंग्य शक्ति कोई भी काम नहीं करती है। अच्छा ठीक है, बात करते हैं इस व्यंग्य शक्ति से। इस व्यंग्य शक्ति से कैसे बचें, क्या उपाय हो सकता है इसका। अच्छा, इसके लिए एक चीज दी गई है, इस पैसे की जो व्यंग्य शक्ति है। अब इसे पहली बात कहते क्या है, वो भगत जी पे काम क्यों नहीं करती। अब देखो, पहली बात, इस पैसे की व्यंग्य शक्ति जिसके आगे काम नहीं करती, तो हम उस बल के बारे में बातचीत करेंगे जो इस व्यंग्य शक्ति, देखो ये जो बल है, अपने को नहीं मालूम कौन सा बल है, कौन सी शक्ति है जो इस व्यंग्य शक्ति, जो पैसे की व्यंग्य शक्ति है, उसके सामने सदैव क्या रहती है? अजेय रहती है। ठीक है, तो मित्रों उस बल को क्या नाम दिया जाए? नाम तो उसका कुछ भी नहीं है। अब लोग उसे क्या कहते हैं? लोग उसे स्पिरिचुअल भी कहते हैं। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। लोग उसे आध्यात्मिक भी कहते हैं, नैतिक भी कहते हैं, आत्मिक भी कहते हैं, धार्मिक भी कहते हैं। अब कोई कहे कि भाई साहब, जो पैसे की व्यंग्य की शक्ति के आगे बल खड़ा रहता है, वो जो सदैव उसके सामने विजय हासिल करता है, तो वो हो सकता है आध्यात्मिक बल हो सकता है नैतिक बल हो सकता है आत्मिक या धार्मिक बल। मतलब लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करने से लोग कहते हैं कि भाई इसने मेडिटेशन किया है, इसका दिमाग है वो नियंत्रण में रहता है, इसलिए वो इधर उधर भटकता नहीं है। लोग कहते हैं कि वो नैतिक, उसके माता पिता के अच्छे संस्कार है, उसके माता ने सिखाया है कि भाई सदा सत्य बोलो, कोई फालतू की चीज़ मत खरीदो। अब वो हो सकता है उसका नैतिक गुण हो, जिसके कारण वो फालतू की चीज़ों को फालतू समझता हो सकता है आत्मिक। आत्मिक मतलब स्वयं पे नियंत्रण रखना, हो सकता है उसके स्वयं पे नियंत्रण हो सकता है उसका धर्म उसे ऐसा करने से रोकता हो। तो लोग तो उसे कुछ भी कहेंगे, लेकिन जनेंद्र कुमार कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं शब्दों पे अटकूं। मैं इतना जानता हूं कि जहां पे तृष्णा है, जहां पे क्या है? तृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है लालसा, कि जहां पे तृष्णा है वहां बटोर रखने की क्या है? स्पृहा है। स्पृहा का मतलब होता है होड़। स्पृहा का मतलब होता है होड़, संघर्ष, एक कंपटीशन जिसे कहते हैं आप इंग्लिश में। कि देखो सीधी सी बात है, जहां तृष्णा होगी, जहां लालसा होगी, वहां बटोर रखने की स्पृहा जरूर होगी, वहां होड़ जरूर होगा। कैसे भाई? आपके पास सब ड्रेसेस पड़ी है, खासकर लड़कियों के पास काफी ड्रेसेस रहती है पहनने को, लेकिन जब भी नई नई चीजें आती है बाजार में, तो उन्हें लालसा रहती है कि ये ड्रेस भी मेरे पास होनी चाहिए। ये क्यों नहीं है मेरे पास? ड्रेस ही क्यों,
हर एक चीज़ को ले लीजिए जो नई चीज़ आती है। आज नया फ़ोन लाई, कल नया आ गया, फिर उसे लाने की आईफोन प्रो आ गया और मन तो किडनी बेचनी पड़ी, मैं तो आंख काट के बेची हूँ। तो ये चीज़ नहीं करनी है। तो जहां लालसा होगी वहां पे आप बटोर का मतलब होता है आप चीज़ों को क्या करोगे, इकट्ठा करोगे। और इकट्ठा रखने की क्या होगी, होड़। देखो एक मित्र लेके आए टी शर्ट, तो 3 देखकर उसे टी शर्ट और लेकर आएंगे। एक दूसरे के पीछे चलते हैं, तो जहां तृष्णा होगी वहां बटोर रखने की होड़ भी होगी मित्रों। इतना जानते हैं जनेंद्र कुमार। और जो ये बल है वो इस तल की वस्तु तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस तल की वस्तु होती तो ऐसा नहीं होता कभी भी। ये तो लोक वैभव की वस्तु है, लोक वैभव की वस्तु है। और देखो लोक वैभव का मतलब होता है धन दौलत। अब धन दौलत और तृष्णा के कारण ही व्यक्ति की क्या साबित होती है, निर्बलता साबित होती है। निर्बलता का मतलब होता है कमजोर। जो तृष्णा रखता है, धन दौलत इकट्ठा करने की कोशिश करता है, वो सदैव क्या होता है, कमजोर होता है। उसे सदैव डर लगा रहता है, उसकी इच्छा मर जाती है कि ये चीज नहीं है, रात दिन उसी चिंता में मरा जाता है। और निर्बल ही किसकी ओर झुकता है, निर्बल ही सदैव, याद रखना मित्रों, धन की ओर झुकता है। ये तो आप पक्का याद रख लेना। निर्बल होगा वो धन की ओर झुकेगा। और यहां पर मनुष्य पर किसकी विजय है, मनुष्य पर धन की विजय है। और जड़ पर किसकी विजय है, चेतन की विजय है। चेतन पर किसकी विजय, चेतन पर जड़ की विजय। आज का समय क्या चल रहा है मित्रों, इंसानियत कहीं बची है क्या? आजकल तो मनुष्य पर ही धन विजय है। धन तो होता है घर निर्वाह, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, बट आज धन मनुष्य को चला रहा है। पैसा फेंको, मनुष्य अपने आप चलेगा। चेतन पर जड़ की, चेतन होते हैं हम जैसे जो श्वास लेते हैं, जड़ होता है जिसमें भाव नहीं होते, चेतन होता है भाव होते हैं। आज भावों पर किसकी विजय है, अभाव की विजय है। आज कोई मर रहा है तो कोई देखेगा नहीं, वही व्यक्ति जड़ हो जाएगा। ये चीज याद रखना, ठीक है? यहां तक आपका क्लियर हो गया, ये याद रख लेना। अब उस बल को लोग आध्यात्मिक, नैतिक, आत्मिक, धार्मिक सब कहते होंगे। अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को शब्दों पे नहीं अटकना। अपने को इतना याद रखना है, जहां पे तृष्णा होगी वहां पे बटोर रखने की होड़ होगी। आप इकट्ठा करोगे चीजों को फटाफट। और ये मनुष्य पर किसकी विजय है, धन पर। और इसमें सदैव मनुष्य क्या नजर आता है, कमजोर ही नजर आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जनेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि एक दिन बाजार जा रहा था तो सहसा कौन मिल गई, वही चूरन वाले भगत जी। अब सब उनसे राम राम कर रहे हैं, जय जय राम कर रहे हैं। मुझसे भी उन्होंने जय राम किया, मैंने भी जय जय राम किया। सबसे अधिक बच्चे उन्हें सद्भावना का देय देने के लिए तैयार थे, मतलब कि वो सब उनसे जय जय राम कर रहे थे। चूरन से अधिक उनसे सद्भावना का देय देने को बहुत, जैसे अपने करते हैं ना कि बाजार से जा रहे हैं दो लोग, और दो लोग जा रहे हैं तो कोई बड़ा आदमी मिल जाता है तो अपने कहते हैं जय श्री राम अंकल जी, तो वो अंकल जी कहते हैं जय श्री राम। और कई बार अपने राम राम करते हैं तो अगला ध्यान नहीं देता, और दूसरा फ्रेंड क्या कहता है, बेइज्जती होगी, देखे ही कौन, तेरे वर्गी कौन देखी के बना। तो ऐसा करके हो जाता है। वैसे ही बच्चे भगत जी को क्या कर रहे थे, जय जय राम कर रहे थे, अपनी सद्भावना का देय दे रहे थे, मतलब हम आपके प्रति अच्छी भावना रखते हैं। तब जनेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि तब मैंने गौर किया, क्या गौर किया, कि जब भगत जी कहां से जा रहे हैं, भगत जी बाजार से जा रहे हैं, तो उनकी आंखें क्या है, पूरी तरह खुली है। उनकी आंखें पूरी तरह खुली है, वो बाजार को देख रहे हैं, वो बाजार को किसी भांति कोस नहीं रहे, भांति कोस नहीं रहे हैं।
उनकी आंखें पूरी की पूरी खुली है, वो बाजार को किसी भांति कोस नहीं रहे हैं, बल्कि बाजार के प्रति उनके मन में क्या है? बाजार के प्रति उनके मन में केवल आशीर्वाद ही है, आशीर्वाद ही है। ये समझ लेना आप। उनमें अपनी तरह भोचंका होकर खड़े रहने की आदत नहीं है। ये बात हो गई। एक बात ये कि उनके व्यवहार में पेशोपेश नहीं है, पेशोपेश भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? देखो मित्रों, अपने बाजार जाते हैं तो अपने क्या करते हैं? आंखें अपने भी खुली रखते हैं, लेकिन अपने जब बाजार को जाएंगे तो कोसते रहेंगे कि ये चीज़ मेरे पे नहीं है, ये बाजार से आई है नई चीज़, ठीक है। और अपने बाजार में जाएंगे तो भोचंका आश्चर्य से कहें, इतनी सुनी चीज़ आई है, कितनी सुनी जींस है, गोड्डा पाटेदार, लेगे तो आ जाओ गरगा, फिर पूछे के जींस ले आए कि कैगी ले आयो 800 की, कई टाइम तो नहीं आज यार, पाटेड़ी में करवा दें यार तने पाटेड़ी, ए पाटेड़ी जींस ले गया जा रे जा। अब वहीं भगत जी की आंखें खुली रहती है, वो बाजार को कोसते नहीं है, वो सदैव बाजार के प्रति आशीर्वाद रखते हैं और अपने क्या करते हैं? कोसते रहते हैं। वो भोचंका कहीं वो ऐसे बाजार में ऐसे देखने नहीं लग जाते हैं, अपनी तरह अपने भोचंका होकर देखने लग जाते हैं। व्यवहार में पेशोपेश नहीं है, वो ये नहीं सोचते हैं कि ये लेना है ये नहीं लेना है, उनके व्यवहार में बिल्कुल भी पेशोपेश नहीं है। उनकी आदत नहीं है कि उनके मन में अंतर्द्वंद्व चलता रहे, वो चीज़ भी उनके मन में नहीं है। वो बाजार भगत जी बाजार क्यों जाते हैं? सिर्फ काला नमक और जीरा लेने के लिए। किसके लिए जाते हैं? चूरन बनाने के लिए काला नमक चाहिए, जीरा चाहिए। और वो इनके लिए किसकी दुकान पे जाते हैं? पंसारी की दुकान, पंसारी की दुकान पे जाते हैं। अब काला नमक जूस पी रही है महिलाएं और इंग्लिश कहे भैया गिव मी सम पादनिया लूण, कालिया लूण दे दो, तो ऐसे करके चलता रहता है। अब जब भगत जी बाजार जाते हैं, पंसारी की दुकान पे जाते हैं तो काला नमक और जीरा खरीदने के लिए। अब बाजार की उपयोगिता उनके लिए तभी तक है जब तक कि काला नमक और जीरा नहीं मिल जाए। अब काला नमक जीरा मिला तो उनके लिए बाजार कोई उपयोगिता नहीं रखता है। वो क्या है? उनके मन में रिक्त नहीं है, इसलिए वो बल काम करता है। तो उनके ऊपर पैसे की व्यंग्य शक्ति काम नहीं करती है, उनके मन में रिक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि वो काला नमक जीरा लेने आए हैं। वो तब तक बाजार में रहेंगे जब तक ये नहीं मिल जाए, मिलते ही उनके लिए बाजार की उपयोगिता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ये चीज आप याद रखना। अब चलते हैं, अंतिम बिंदु बचा है इस चैप्टर का, उसके ऊपर और वार्तालाप कर लेते हैं अपने। अच्छा मित्रों, जो अंतिम है वो है बाजारूपन के बारे में। एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है इसके ऊपर, बाजार का बाजारूपन क्या है? इसके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, बाजार का बाजारूपन क्या है? देखो मित्रों, जो मनुष्य जानता है कि वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है, वो बाजार को क्या देता है? सच्चा लाभ देता है। भाई देखो, बाजार को सच्चा लाभ कौन दे सकता है? जो व्यक्ति ये जानता है कि वो क्या चाहता है बाजार से, वो ही बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। क्या करता है? सार्थकता प्रदान। और जो मनुष्य अपने परचेजिंग पावर के गर्व में
कुछ मनुष्य होते हैं वो अपने परचेजिंग पावर के गर्व में क्या कर देते हैं, बाजारूपन बढ़ाते हैं। बाजारूपन बढ़ाते हैं कैसे? वो अपने परचेजिंग पावर से वो बाजार को सार्थकता प्रदान नहीं करते हैं। वो अपने गर्व में डूबे रहेंगे कि हाँ हम परचेजिंग कर सकते हैं, और इसी के कारण वो बाजार को सार्थकता नहीं देते हैं, बल्कि वो एक बाजार को शैतानी शक्ति, एक व्यंग्य शक्ति, वो ही क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। अब जब परचेजिंग पावर वाले क्या कर देंगे, अपने गर्व में सार्थक बाजार को सार्थकता नहीं देंगे, वो उसे एक शैतानी शक्ति देंगे, एक व्यंग्य शक्ति देंगे। व्यंग्य शक्ति का मतलब वो शैतान का काम क्या होता है, लोगों को परेशान करना। वो क्या करता है, लोगों पे व्यंग्य करता है। ऐसे ही पैसे वाले होते हैं, वो दिखाते हैं कि हाँ हमारे पास पैसा है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो एक व्यंग्य शक्ति, शैतानी शक्ति देते हैं। तो बाजार बड़े लोगों के लिए बनता है। अब इस कारण क्या होगा, ना तो वो व्यक्ति बाजार को सच्चा लाभ दे पाएगा, जो वो व्यक्ति है जो परचेजिंग पावर वाला है, वो बाजार को सच्चा लाभ नहीं देगा। ना ही बाजार इस व्यक्ति को सच्चा लाभ दे पाएगा। न सच्चा लाभ बाजार उसे देगा। अब जब ये चीजें हो जाएगी तो उसे क्या बढ़ेगा, कपट बढ़ेगा। और कपट बढ़ने का मतलब क्या है, सद्भाव की घटी। भाई सीधी सी बात है, जब बाजार उसे सच्चा लाभ नहीं देगा, क्योंकि वो क्या करेगा, अब कोई परचेजिंग पावर कहियो तो पिसार है, डोल देखे टिक्को काटा आजकल कहन तो होगा। अब वो क्या करे, 500 रुपये की चीज़ वो 1000 रुपये में बता देता है, तो बाजार उसके साथ कपट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो उसे बाजार सच्चा लाभ नहीं दे रहा है। अब वो 1000 रुपये की चीज़ खरीद लेगा क्योंकि उसके पास पैसा है। ना तो वो उसे सच्चा लाभ दे रहा है बाजार को, ना बाजार उसे, दोनों आपस में कपट कर रहे हैं। और दोनों आपस में कपट कर रहे हैं, मतलब क्या है, सद्भाव की घटी। सद्भाव का मतलब होता है सुंदर भाव, अच्छा भाव, जो मन में रहता है, वो भाव फिर दोनों में नहीं रह जाता है। अगर मान के चलिए 2 लोग परचेजिंग करने के लिए गए हैं, एक के पास परचेजिंग पावर है, एक सच्चा लाभ दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ये सोचेगा, देख यार ये है आदमी, तो उसमें फिर वो सद्भावना नहीं रह जाती है। और जब सद्भावना नहीं रहेगी तो सुहृद व पड़ोसी, फिर जो लोग हैं जो सुहृद, सुंदर हृदय वाले कहलाते हैं, जो आपस में पड़ोसी है, फिर वो आपस में सुहृद पड़ोसी नहीं रहेंगे। वो क्या करेंगे, एक दूसरे को ग्राहक और बेचक की तरह समझेंगे। वो आपस में क्या बन जाएंगे, कोरे ग्राहक और बेचक बन जाएंगे, चाहे वो अच्छे पड़ोसी हो चाहे सुहृद हो। अगर सद्भावना घटी हो गई तो ना तो वो सुंदर हृदय वाले रहेंगे, आपस में प्रेम नहीं रहेगा, ऊपर ऊपर से बोलेगा, और ना ही वो आपस में पड़ोसी रह जाएंगे। मान के चलो पड़ोस के अंदर एक सब्जी वाला ठेला लगाता है और एक का कोई परचून की दुकान है। अब वो क्या करेगा, आप खुद जानते हो, मान के चलो एक के परचून की दुकान है, वो सब्जी लेने के लिए गया है। अब वो क्या हमेशा ये चाहेगा क्या कि सब्जी मैं उसी भाव में लूँ या मुझे ऊंचे भाव में दे, मेरा पड़ोसी है तो क्या हो गया। वो यही कहेगा, यार 20 रुपये के तू आलू दे रहा है मुझे 2 किलो, तो तू क्यों न मुझे 3 किलो दे दे, थोड़ा कम लगा ले, 100 की सब्जी ली है 90 रुपये ले ले, यही चाहेगा। और वहीं पे वो वहाँ कम करवा रहा है, लेकिन वही जब रेडी वाला, ठेले वाला सब्जी बेचता है, वो परचून की दुकान में जाएगा, वो भी तो कम कराना चाहेगा, लेकिन वो क्या कहेगा, ना इतना पड़ता कौन पड़े। वहाँ वो कम करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ वो 1 रुपया भी नहीं तोड़ना चाहता। तो वो केवल क्या बन जाते हैं, केवल ग्राहक और बेचक ही बन जाते हैं।
वो उनमें आपस में सद्भावना नहीं रहती। वो उनको क्या दिखता है, एक के लाभ में क्या दिखता है, दूसरे की हानि दिखती है, दूसरे की हानि दिखती है सदैव। ये याद रखना मित्रों। अब एक और बात बताइए, बाजार को पोषण कौन देता है? अर्थशास्त्र देता है। अर्थशास्त्र से ही तो बाजार चलता है, इकोनॉमिक्स से। अब बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र होता है, लेकिन वो आज के समय में, अगर आज समय की बात करें, इस चीज को छोड़िए, आज की बात करें तो वो वस्तुओं का, अब अगर बाजार की बात करें, एक के लाभ में दूसरे की हानि दिखती है। अगर वहां पे अपने बातचीत करें, चलो इस बात को भी छोड़िए, आप, दो महिलाएं गई है साड़ियां खरीदने के लिए। अब वो दुकान वाला क्या करेगा कि ठीक है महिलाएं आई हैं, तो एक समय आया तो उन्होंने साड़ी के रेट 400 की थी तो 400 ही बताए, भाई 50-60 रुपये तो वो रखेगा। अब उसने, भाई महिलाओं ने कहा भाई थोड़े पैसे तोड़ो, ऐसे नहीं होगा और ऐसे, तो उसने लास्ट करके भाई ठीक है 360 रुपये आप दे दीजिए, 50 रुपये मेरे बनते हैं, 10 रुपये मैं बना लूँगा, 40 छोड़ दूंगा। अब उसको पता है कि ये कम करवाए हैं। अब अगली बार जो महिलाएं आएगी तो वो पहचान जाएगा वो ये कम करवाए हैं। अब वो चाय मंगवाएगा, अब चाय पिलाएगा, हाँ बैठिए चाय पिलाते हैं, फिर वो साड़ी देखेंगे तो वो पहले जो 400 की साड़ी थी वो पहले ही उसे 700 रुपये की बता देगा कि कम तो करवाने हैं। क्या चलो बहन जी आप हमारे परमानेंट ग्राहक को, कोई बात नहीं, आप 100 रुपये कम दे देना, लेकिन बताना मत किसी को, बता दिया तो फिर ठीक नहीं रहेगा, ये कहते हैं ना। अब उसने तो पहले ही 200-300 रुपये फालतू बता दिए, तो वो क्या है, आपस में एक के लाभ में दूसरे की हानि दिख रही है। अब उसमें वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं होता है, वहां वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि क्या होता है, शोषण का आदान प्रदान होता है। शोषण का आदान प्रदान होता है। वो आपस में एक दूसरे का ही शोषण करते रहते हैं, एक दूसरे को ही ठगने की चाल में रहते हैं। अब आप ये बताइए, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि बाजार का पोषण कौन करता है, ये आपने देख लिया होगा यहां तक। अब एक बात बताइए, बाजार का पोषण कौन करता है? बाजार किससे चलता है? इकोनॉमिक्स से, और उसको हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र है, लेकिन आज के समय में वो अर्थशास्त्र नहीं रहा है, वो इकोनॉमिक्स नहीं रही है, वो क्या बन गया है? वो अर्थशास्त्र न बन के मायावी शास्त्र बन गया है। मायावी का मतलब होता है जादू करने वाला। अब वो सिर्फ क्या रह गया है? मायावी शास्त्र रह गया है, और इससे कोई बचने वाला है नहीं। बस यही इतिहास का सत्य है, यही जीवन का सत्य है। एकमात्र भगत जी है जो बाजार से क्या रहते हैं? संतुष्ट रहते हैं। उनकी दृष्टि संतुष्ट रहती है, उनके मन में कोई रिक्त नहीं रहता, आंखें सदैव खुली रहती है। इसी बल को अपने को अंदर लाना होगा, वरना हम सदैव शोषण का शिकार होते रहेंगे। आगे से आगे यही बातें चलती रहेगी मित्रों। तो इस शोषण से अपने को बचना है। अंत में बस इतना ही है, वो अर्थशास्त्र अब क्या बन गया है? मायावी शास्त्र बन गया है। अब वो क्या बन गया है? अनीति शास्त्र बन गया है। नीति की बातें कौन सी होती है? नीति जो समाज को चलना सिखाती है। नीति की बातें कौन सी होती है? नैतिक बातें। माता पिता का आदर करो, सदैव सच बोलो, दूसरों को झूठ मत बोलो। लेकिन यहाँ क्या है? एक दूसरे को ही ठगने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो अनीति शास्त्री हुआ, वो मायावी शास्त्री हुआ। और इस प्रकार आपका क्या हो गया? चैप्टर भी पूर्ण हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मित्रों। इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।